अब यहाँ देखें फैक्टर्स जो होते हैं कि भाई फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी जो हो रही होती है आपकी बॉडी के अंदर उसको जो है वो मतलब कम कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कौन कौन सी वजह हो सकती हैं। तो उसका जो पहली वजह होती है वो होती है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या करता है कि एक सर्टेन लिमिट तक अगर इसको इंक्रीज़ किया जाए, आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए अप टू अ सर्टेन लिमिट, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो मतलब कि चलो सही है, फिर भी एंजाइम काम करता रहेगा अगर एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज़ कर रहे हैं हम टेम्परेचर। लेकिन अब अगर हम हाई टेम्परेचर कर दें तो एंजाइम की एक्टिविटी ये स्टॉप कर देगा। ठीक है ना, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। तो एंजाइम अपना प्रॉपर वर्क ही नहीं कर सकता हाई टेम्परेचर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का भी रोल है इसके अंदर, एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर, कि बहुत ज़्यादा ना हाई होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, टेम्परेचर अप टू द सर्टेन लिमिट होना चाहिए। इंक्रीज़ अगर हो रहा है तो और लिमिट में होना चाहिए, लेकिन अगर हाई हो गया बहुत से ज़्यादा तो एंजाइम फिर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसका आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या होता है, 35 to 40 सेल्सियस। ठीक है, इसके दरमियान जो होता है इसको ह्यूमन ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम का। अब देखो पीएच की बात करते हैं। तो पीएच में आप देख सकते हो कि पीएच में पीएच भी इफेक्ट करता है आपकी जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को। यानी कि ऑप्टिमल पीएच रेंज आप देख सकते हो कि 7 से 8 के बीच में अगर होगा ना तो सही है भाई, एंजाइम की एक्टिविटी चलती रहेगी, सब कुछ सेट होगा। लेकिन इसके ना ज़्यादा हो जाएगा, 8 से ज़्यादा उससे कम हो जाएगा तो फिर एंजाइम का मसला होगा, फिर एंजाइम जो है वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। यहाँ एक छोटा सा ग्राफ देखें आप, के बनाया है कि भैया ऑप्टिमल टेम्परेचर ये रहा, और ये क्या चीज़ है, एंजाइम एक्टिविटी ड्रॉप्स एंड स्टॉप शार्पली। तो जैसी ये अपनी ऑप्टिमल टेम्परेचर को क्रॉस करता है और फिर ये अपनी जो है असल अपनी हालत में जो है उसकी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है और नीचे नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा जाएगा तो, ऑप्टिमल पीएच से ज़्यादा जाएगा तो। अच्छा, तो बस इसके अंदर एक और जो है वो ये चीज़ ऐसी समझाने के लिए बनाई थी कि स्टमक का पेप्सिन और इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन होता है। ये एमसीक्यूज़ वजह से आप याद रखें कि स्टमक के अंदर कौन सा जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एंजाइम, तो आप बताएंगे पेप्सिन। और इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा प्रोड्यूस होता है आप बताएंगे ट्रिप्सिन। तो ये मोस्ट दो इंपॉर्टेंट आपके यहाँ कवर होगा, यानी कि स्टमक में कौन सा होता है पेप्सिन और इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा होता है ट्रिप्सिन। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन के अंदर भी ये जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन दे दें, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हम दे दें उस एंजाइम की, तो क्या हुआ, एंजाइम की एक्टिविटी फिर भी स्टॉप हो जाएगी, वो जो है वो काम ही नहीं कर सकता एंजाइम सही से। चौथा जो है आप बताएंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो जो एंजाइम के इस तरह था ना ऊपर, उसको हम कह रहे थे सबस्ट्रेट है। ये था एंजाइम ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हम कहते थे सबस्ट्रेट और इस चीज़ को हम कहते थे एंजाइम। तो अब सबस्ट्रेट की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम जो है वो क्या करें कि हाई इंक्रीजिंग कर दें सबस्ट्रेट को, तो क्या होगा, तो भी एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। यानी कि सबस्ट्रेट भी हम बड़ी लिमिटेड अमाउंट में हमें डालना होता है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसका जो सबस्ट्रेट है ये भी एक इंक्रीजिंग एक लिमिट की हदूद के अंदर होना चाहिए। अब पांचवा देखें इसका जो है वो कौन सा फैक्टर है। तो पांचवा जो एंजाइम इनहिबिटर, इसका पांचवा फैक्टर है। और ये क्या करता है, सम केमिकल्स विच स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दिस केमिकल सच एज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। यानी कि वो एंजाइम्स इनहिबिटर्स का मतलब वो होता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दें, एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दें। तो हम जो है वो कहेंगे कि भाई ये क्या है, एंजाइम इनहिबिटर्स है। ठीक है, तो मतलब ज़ाहिर है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में कोई भी एंजाइम जो है आपकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेट कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होगी ना कि उसको रोके। तो यहाँ इनहिबिटर्स का काम आ जाता है कि वो एंजाइम को जाके रोकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, कम हो जाए तो फिर क्या होगा, इस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनहिबिट करते हैं, ये सिर्फ रोकते हैं एंजाइम्स को। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर गिवन है कि इनहिबिटर्स अटैच टू इनको एंजाइम विद कोवलेंट बॉन्ड इन द केस इनहिबिशन इज रिवर्सिबल। यानी कि इसका मतलब ये है कि
इनहिबिटर जब अटैच होते हैं किसी भी एंजाइम के ऊपर तो वो एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और उसे दोबारा से ब्रेक करना, दोबारा से हटाना बहुत इम्पॉसिबल होता है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको जो है इनहिबिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पर इनहिबिटर्स अटैच टू एंजाइम विद हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दिस केस इनहिबिशन रिवर्सिबल। तो दो चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है कि अगर तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इनहिबिटर्स जब एंजाइम पे जाके अटैच होते हैं, तो अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब इरिवर्सिबल यहाँ पर हो गया वो प्रोसेस, ठीक है ना। इरिवर्सिबल हो गया यानी कि भैया परमानेंटली बॉन्ड बना लिया उसने, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इज द लाइक अ मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना। तो ये कोवलेंट बॉन्ड जब भी बना लेगा इनहिबिटर्स एंजाइम से साथ, तो एंजाइम जो होता है वो दोबारा अपनी रीशेप में नहीं आ सकता, वो परमानेंटली चला गया, तो इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। लेकिन अगर एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो दोबारा भी टूट सकता है और दोबारा टूट के दूसरे रिएक्शंस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आपको खुद से याद रखने थे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसका प्रोसेस भी रिवर्सिबल होगा, यानी कि जो चीज़ बनी है वो चीज़ दोबारा ख़त्म हो सकती है और जो चीज़ ख़त्म हुई है वो चीज़ दोबारा बन सकती है। अब देखो टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स में क्या क्या आते हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एक होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले चीज़ बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में। तो यहाँ देखें कि भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या हैं। कॉम्पिटिटिव यानी कि आपको नाम से शो हो रहा होगा, कॉम्पिटिशन्स प्रोवाइड करेंगे कुछ, ठीक है ना कुछ कॉम्पिटिशन्स करेंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ देखो, यहाँ पर अब देखो इस जगह पे ये एक एंजाइम है और यहाँ पर पहले से यहाँ पर इनहिबिटर्स लगा हुआ है। तो अब इनहिबिटर्स तो यहाँ पर लगा हुआ है और ये सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट जाके इधर इसको जा घुसना है, लेकिन यहाँ तो इनहिबिटर्स लगा हुआ है पहले से। तो अब क्या करेगा, सबस्ट्रेट अपनी अमाउंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और यहाँ पर कंपटीशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यही फेनोमेना को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, यानी कि ये सबस्ट्रेट जो होगा वो घुसने की कोशिश करेगा किसी तरीके से और इसको हटाने की कोशिश करेगा, इनहिबिटर को हटाने की कोशिश करेगा। तो ये जो लड़ाई झगड़े होंगे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में, इसी चीज़ को हम कहते हैं कॉम्पिटिशन्स और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। अब आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब ये नॉन यानी कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कोई फड्डा वड्डा नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसे ही सोच रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर होगा ये कि हमेशा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होंगे वो पीछे से आ जाएंगे, इसके ना एक्टिव साइड के पीछे से आ जाएंगे और सबस्ट्रेट अपना सिंपल काम कर जाएगा, इसमें कोई कॉम्पिटिशन प्रोवाइड ही नहीं होगा। वहाँ हो रहा था, यहाँ कोई प्रोवाइड नहीं होगा, सिंपल अटैच हो जाएगा। और अगर इनहिबिटर्स जो होंगे वो यहाँ पर जाके अटैच हो जाएंगे इसके बैक साइड पे, तो सिंपल अगर होना होगा तो शेप चेंज हो सकती है इधर से उधर, ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इस पूरे के पूरे फैक्टर्स के अंदर जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया हो।